हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोड। आज से हम हमारे डिकोड चैनल पर सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग में लेक्चर नंबर 1 में हम देखेंगे व्हाट इज कोडिंग और देन हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज मदर लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज को हम क्यों मदर लैंग्वेज बोलते हैं। देन हम सी लैंग्वेज का डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो मूविंग टू आवर फर्स्ट स्लाइड इज व्हाट इज कोडिंग। कोडिंग क्या होता है। सो पहले मैं आपको बता दूं, असेंबली लैंग्वेजेस करके एक लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का मतलब होता है बाइनरी लैंग्वेज, लाइक 0 और 1। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सिर्फ ये दो लैंग्वेज ही समझ सकता है, दैट इज 0 और 1। वो अदर लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, हिंदी, मराठी एक्सेट्रा, ये सारी टाइप की लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज, दैट इज 0 और 1। अब कोई भी टास्क अगर हमको कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना है या फिर एग्जीक्यूट करवाना है तो हम यूज करते हैं कोडिंग का। दैट मीन्स हम कोड करते हैं। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, HTML, CSS, ये सारे जो लैंग्वेज जो है उसकी हेल्प से हम कोड लिखते हैं, जो कि हम इंग्लिश लाइक सिंटेक्स की हेल्प से लिखते हैं कोड, जो हम ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वो जो कोड होता है वो डिकोड होकर कंप्यूटर में 0 और 1 की लैंग्वेज में डिकोड हो जाता है और कंप्यूटर देन उसको अंडरस्टैंड करता है। यानी कि कोडिंग इक्वल्स राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर। अगर हमको हमारे फ्रेंड को समझाना है कि टर्न ऑन फैन, फैन को चालू करना है, सो हम क्या हमारे फ्रेंड को बोलेंगे कि स्विच ऑन दी फैन, यानी कि फैन को ऑन करिए। बट अगर वही सेम चीज़ अगर हमको कंप्यूटर को एक्सप्लेन करनी है तो हम नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, ये सारी जितनी भी लैंग्वेजेस है वो लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को नहीं बता सकते, हम उसको एक्सप्लेन नहीं करवा सकते कि टर्न ऑन फैन। हम कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे एक मशीन को, यानी कि कंप्यूटर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे कोडिंग का, दैट मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। लाइक यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि अगर हमको एक ह्यूमन है उसको बताना है तो हम क्या बोलेंगे, स्विच ऑन फैन। बट अगर हमको एक कंप्यूटर को बताना है तो हम क्या लिखेंगे, एक कोड का यूज करेंगे, यानी कि इंग्लिश लाइक सिंटेक्स का यूज करके, जैसे कि प्रिंट एफ फैन ऑन। ठीक है, इस तरीके से ये एक एग्जांपल है। ठीक है, यानी कि प्रिंट एफ फैन ऑन, ऐसे इंग्लिश लाइक सिंटेक्स का यूज करके हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कोड करेंगे, ताकि हम कंप्यूटर को एक्सप्लेन कर सके कि हमको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है या फिर कौन सा टास्क एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड इज, यानी कि पहली स्लाइड में व्हाट इज कोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है कोडिंग का मतलब क्या है। तो कोडिंग मीन्स राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन लिखना, एक इंग्लिश लाइक सिंटेक्स की हेल्प से हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं कंप्यूटर को कि ये चीज़ परफॉर्म करनी है। लाइक अगर मुझे मेरा नेम डिस्प्ले करवाना है, अगर मुझे मेरा नेम डिस्प्ले करवाना है अक्षांश, ठीक है, तो मैं एक ह्यूमन को क्या बोलूँगा कि डिस्प्ले माय नेम, कि मेरे नेम को लिखो, स्क्रीन पर लिखो। बट अगर एक कंप्यूटर को अगर हमको एक्सप्लेन करवाना है तो हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, दैट इज प्रिंट एफ अक्षांश, दैट इज माय नेम। ओके, इस तरीके से हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे कंप्यूटर को, और देन ये इंग्लिश लाइक जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसको ही हम बोलते हैं कोडिंग। और यही चीज लिखने के बाद जो कंप्यूटर जो होता है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि हमको ये जो अंदर ब्रैकेट्स के अंदर और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो भी चीज बताई है, जो भी चीज लिखी है उसको प्रिंट करना है, यानी इस फंक्शन को प्रिंट करवाना है। ठीक है, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स 0 और 1, ये इसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, इसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, 0 और 1 ही अंडरस्टैंड कर सकता है कंप्यूटर, और कोई लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, बस 0 और 1 ही अंडरस्टैंड कर सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स, यानी कि ह्यूमन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में अगर हमको इंटरेक्शन डालना है तो हम क्या करेंगे, कोड का यूज करेंगे, एक इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस का यूज करेंगे, जिससे कंप्यूटर को पता चलेगा कि हमको ये फंक्शन को परफॉर्म करना है। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक्ट एज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन,
ये सारी जितनी भी लैंग्वेजेस है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी कंप्यूटर को प्रोग्राम परफॉर्म करवाना है तो हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। और ये एग्जांपल है, दैट इज अगर ह्यूमन को बताना है तो स्विच ऑन फैन, कंप्यूटर को बताना है तो प्रिंट एफ फैन ऑन। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड इज इंट्रोडक्शन टू सी। एक्चुअली ये जो पार्ट है वो बहुत मेन है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू सी। हम सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज हमको क्यों सीखनी है, सी लैंग्वेज क्या होती है, सी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू सी, एक बात याद रखिए, सी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर सी लैंग्वेज आ गई तो आपको जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस जैसी जो लैंग्वेजेस है वो आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो सकती है। ठीक है, बट अगर आप सी लैंग्वेज को स्किप करोगे तो शायद पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा जैसी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो आपको इजीली अंडरस्टैंड नहीं होगी, आपको थोड़ा टफ पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू सी, तो सी जो लैंग्वेज होती है उसको हम मदर लैंग्वेज बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मदर लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले जो लैंग्वेज बनी थी वो थी सी लैंग्वेज। दैट इज 1972 में डेनिस विची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। ठीक है, इसको मदर लैंग्वेज क्यों बोलते हैं ये आपको इंटरव्यूज में भी पूछ सकते हैं कि व्हाई सी लैंग्वेज इज कॉल्ड मदर लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज इज कॉल्ड मदर लैंग्वेज बिकॉज जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जैसी जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस है वो जो है वो सी लैंग्वेज से बनी हुई है। ठीक है, वो सी लैंग्वेज की हेल्प से बनी हुई है। लाइक जैसे कि सी लैंग्वेज हमको क्या बताता है कि प्रिंट प्रिंट एफ और कोई भी फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली पाइथन इससे निकली है, वो क्या बताता है कि प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कि भाई सी लैंग्वेज क्यों मदर लैंग्वेज, हम सी लैंग्वेज को क्यों मदर लैंग्वेज कहते हैं, बिकॉज जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस है जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस है वो सी में से निकली हुई है। ठीक है, और पोर्टेबल एंड एफिशिएंट यूज्ड इन सिस्टम प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम्स। यानी कि अगर बात करते हैं कि सी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस की, तो एडिंग न्यू स्लाइड, दैट इज अगर हम बात करें कि सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई सी इज इम्पोर्टेंट या फिर वाई इम्पोर्टेंट। ठीक है, सी लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है, तो जैसे कि सी लैंग्वेज एक तो मदर लैंग्वेज, आपको पता चल गया कि क्यों मदर लैंग्वेज है, क्योंकि मॉडर्न लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा जैसी जो मॉडर्न लैंग्वेजेस है वो इसमें से सिचुएटेड निकली है। ठीक है, बिल्ड हुई है। बट सी लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सी लैंग्वेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है कि कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी किस तरीके से वर्क करती है, सीपीयू एक्सेट्रा किस तरीके से वर्क करता है। अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल दे तो आपको पता चलेगा आपकी जो डेली जो लाइफ जो चल रही है वो सी लैंग्वेज की हेल्प से चल रही है। यानी कि आप अभी यूट्यूब चला रहे हैं, या तो फिर आप विंडोज में चला रहे होगे, यानी कि आपके डेस्कटॉप पीसी में चला रहे होगे, या फिर आप आपके एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल से चला रहे होगे। तो ये जितनी भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ओएस जो होती है, उसमें आईओएस भी आ गया और एंड्रॉइड भी आ गया। ठीक है, ये जितनी भी है ये सी लैंग्वेज से डेवलप हुई है, ये सी लैंग्वेज से बिल्ड हुई है। दैट इज सी लैंग्वेज का ऑपरेटिंग सिस्टम से जो एकदम ट्रू एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, वो ये है कि आप जो पावर बटन होता है आपके मोबाइल फोन का, जो पावर बटन जो होता है वो आप प्रेस करते हो और क्या होता है, आपका जो फोन होता है वो ऑन होता है। ठीक है, आपका फोन ऑन होता है। ठीक है, यानी कि जो ब्लैंक स्क्रीन होती है उससे आपका अगर आपने पावर बटन प्रेस किया उसके बाद क्या होता है कि वो ब्लैंक स्क्रीन चली जाती है और आपका मोबाइल टर्न ऑन होता है। यानी ये जो चीज है ये सी लैंग्वेज लिखता है, ये जो चीज होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में सी लैंग्वेज से बिल्ड हुई होती है। यानी कि सी लैंग्वेज में ऐसा कोड किया होता है कि जैसे ही ये बटन को प्रेस करते हैं, पावर बटन को प्रेस करते हैं, यानी जो पावर बटन होता है उसको जैसे ही प्रेस करते हैं वैसे ही सिग्नल पहुंचता है हार्डवेयर में। फोन का जो हार्डवेयर जो सिस्टम होता है उसमें सिग्नल पहुंचता है कि भाई जो यूजर है उसने मोबाइल का जो पावर बटन है वो प्रेस किया है। ठीक है, वो सिग्नल पहुंचता है हार्डवेयर के पास। अब वो जो हार्डवेयर होता है उसमें कोड किया जाता है कि जैसे ही सिग्नल पहुंचता है वैसे ही हमको क्या करना है, जो मोबाइल फोन जो है, चाहे वो आईओएस का हो, चाहे आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसकी जो स्क्रीन होती है, जो डिस्प्ले होता है उसको ऑन करना है, जो डिस्प्ले होता है उसको ऑन करना है। तो अगर सी लैंग्वेज ना होती तो शायद ये जो मोबाइल फोन का या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्किंग है ये चीज भी पॉसिबल नहीं होती। अनदर अगर एग्जांपल देखें कि वाई सी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, तो आपके किचन में माइक्रोवेव होगा। ठीक है,
वो भी सी लैंग्वेज से कोड किया गया है, वो भी सी लैंग्वेज से कोड किया गया है। कैसे कोड किया गया है कि जैसे अगर आप हीट का बटन प्रेस करते हो, ठीक है, फिर टाइमर आता है कि कितने टाइमर तक आपको कितने टाइम तक आपको ये जो हीट मतलब जो माइक्रोवेव जो है वो आपको ऑन रखना है, तो 15 मिनट्स मान लीजिए, तो ये या फिर 10 मिनट्स, तो ये जितना भी है कि भी जैसे ही 10 मिनट्स, आप जैसे ही 10 मिनट्स डालते हो, ठीक है, सेट करते हो, वैसे क्या होता है 10 मिनट्स का काउंटडाउन होता है। 10 मिनट्स का क्या होता है काउंटडाउन होता है, यानी कि 10, 9, 8, 7, ये सारे लाइक 10 मिनट्स कंप्लीट हो गए, 9 मिनट्स कंप्लीट हो गए, 8 मिनट, ये सारे ऐसे काउंटडाउन शुरू होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही ये जीरो जीरो पे अटक जाए, ठीक है, तो ये क्या होता है अपने आप जो माइक्रोवेव जो होता है वो बंद हो जाता है, हमको बंद करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही जो माइक्रोवेव होता है वो बंद हो जाता है। तो ये जो चीज है कि भाई जैसे ही यूजर ने जो भी टाइमर सेट किया है, सपोज यूजर ने 15 मिनट सेट किया है, तो 15 मिनट तक हिट दो, ठीक है, 15 मिनट जैसे ही कंप्लीट होते हैं, 15 मिनट जैसे ही कंप्लीट होते हैं, अपने आप जो सिस्टम है यानी कि माइक्रोवेव जो है उसको ऑफ कर दो। ये जो ये जो पूरी जो चीज है, ये माइक्रोवेव में जो पूरी जो चीज होती है वो सी लैंग्वेज की हेल्प से कोड किया जाता है, ठीक है। सो ये हो गया इंट्रोडक्शन टू सी। देन एक और एग्जांपल अगर हम ऐड ऑन करें, तो ये होता है कार के अंदर। कार के अंदर लाइक कार के अंदर हम सी लैंग्वेज को ये भी कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज इज अ लाइफ सेवर लैंग्वेज। कैसे लाइफ सेवर लैंग्वेज है, ये हमारी जान भी बचाती है। जो सी लैंग्वेज जो होती है उसकी वजह से काफी लोगों की जान भी बची है। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एयरबैग्स जो होती है, एयरबैग्स का काम क्या होता है कि ड्यूरिंग कोलिजन या फिर ड्यूरिंग एक्सीडेंट एयरबैग्स क्या होता है इन्फ्लेट होता है, एयरबैग्स इन्फ्लेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइक जो पैसेंजर जो बैठा है या फिर जो ड्राइवर है उसके हेड इंजरी से वो बचाता है, और उसको सेवरल जो इंजरीज होते हैं उससे प्रिवेंट करता है। तो ये एयरबैग्स का जो सिस्टम है ये भी सी लैंग्वेज से कोड किया गया है, ये भी सी लैंग्वेज से कोड किया गया है कि जैसे ही कुछ प्रेशर अप्लाई हो, ठीक है, सेंसर के अंदर, ये पूरा मैकेनिकल पार्ट है, इस पे हम बहुत नहीं करेंगे डिस्कशन, बट सी लैंग्वेज से कैसे कोड किया गया है कि जैसे ही अंदर एक सेंसर होता है, वो जैसे ही प्रेशर को चेक करता है कि भाई इतना प्रेशर अप्लाई हुआ है यानी कि कोलिजन हुआ है, वो सिग्नल भेजता है एयरबैग सिस्टम में। एयरबैग्स में कोड किया गया होता है कि जैसे ही सिग्नल आए वैसे ही एयरबैग्स को इन्फ्लेट करना है यानी कि सिस्टम को ऑन करना है, ठीक है। इस तरीके से कुछ ये एयरबैग सिस्टम परफॉर्म करती है, ये हमारा काम नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है, ठीक है। बट इन शॉर्ट जो एयरबैग की जो सिस्टम है वो सी लैंग्वेज से कोड किया गया है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज इज ऑल्सो लाइफ सेवर लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज ऑल्सो लाइफ सेवर लैंग्वेज, यानी कि जो सी लैंग्वेज है वो मदर लैंग्वेज तो है ही, क्योंकि मॉडर्न लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारी उसमें से ही निकली हुई लैंग्वेज है, ठीक है, बिल्ड हुई है। बट सी लैंग्वेज हमारी डेली लाइफ के अंदर भी काफ़ी यूजफुल है, और सी लैंग्वेज आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको समझना चाहिए। और ये इसलिए आपको समझना चाहिए क्योंकि ये डेली लाइफ में यूजफुल लैंग्वेज है। एंड सेकंड, एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आपको अगर दूसरी जो मॉडर्न लैंग्वेजेस है, पाइथन, जावा, आगे जितनी भी लैंग्वेजेस है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए सी लैंग्वेज का जो कंसेप्ट, जो बेसिक पार्ट जो होता है वो आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक है, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड इज वाई लर्न सी। सी क्यों सीखना है, तो सी इज मदर लैंग्वेज, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि सी जो होती है वो मदर लैंग्वेज होती है। फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस है, क्लोजर टू हार्डवेयर, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेमोरी एंड सिस्टम, ठीक है। यानी कि मैंने पहले ही बताया कि जो सी लैंग्वेज जो होती है, एक और चीज, जो सी लैंग्वेज होती है वो मिड लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, यानी कि मिडल लेवल लैंग्वेज है ये। मिडल लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, तो मिडल लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि, मैं एक्सप्लेन करता हूँ डीप में। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 3 लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। जो पहला होता है वो होता है लो लेवल, ठीक है। जो सेकंड होता है वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज, ओके। जो थर्ड होता है वो होता है मिड लेवल लैंग्वेज या फिर मिडल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करते हैं लो लेवल लैंग्वेज यानी क्या। लो लेवल लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज होता है जो मशीन के करीब होते हैं, ठीक है, मशीन के करीब वाले लैंग्वेज। कैसे,
मशीन के करीब वाले लैंग्वेज, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज जो होते हैं वो ह्यूमन बहुत जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें इंग्लिश लाइक सिंटेक्स की कमी होती है और वो मशीन तुरंत ही फास्ट वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो मशीन के करीब होती है। सपोज एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं लो लेवल लैंग्वेज का, एक एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं, दैट इज मूव ए कॉमा 10। इसका मतलब क्या होता है कि जिसने अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़े होंगे वो ये बता सकता है कि ए के अंदर ये जो 10 वैल्यू है उसको मूव करना है, ठीक है। यानी कि ये इसमें ये काफी जो ह्यूमंस जो होते हैं वो इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये मशीन के ज्यादा करीब होते हैं, ये फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए हम इसको यूज करते हैं लो लेवल लैंग्वेज को, ठीक है। यानी कि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, मशीन के करीब वाली लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो मशीन काफी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि ऐसे ह्यूमन के करीब वाली लैंग्वेज, ठीक है। ह्यूमन के करीब मीन्स व्हाट, कि इसमें इंग्लिश लाइक सिंटेक्स होते हैं, इंग्लिश लाइक सिंटेक्स होते हैं, ठीक है। इंग्लिश लाइक सिंटेक्स का मतलब क्या, कि जैसे कि प्रिंट एफ या फिर प्रिंट कोई भी फंक्शन प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर हमको इजीली पता चल रहा है, ठीक है। जिसने अगर कोडिंग नहीं भी सीखी होगी या फर्स्ट टाइम आपका कोडिंग का ये लेक्चर है, आपको इसमें इजीली पता चल रहा होगा कि प्रिंट और अंदर जो भी है, सपोज मैंने अंदर लिखा है ABC, तो इसका मतलब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई इसका मतलब ये है कि हमको ABC को प्रिंट करवाना है। बट अगर मैं लिखूं कि मूव ए या फिर 10, ठीक है, तो इसका मतलब इजीली आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज आपको पता चल गया। अब और सेकेंड और थिंग कि लो लेवल लैंग्वेज जो होता है ना वो मशीन के मेमोरी, ठीक है, CPU, इन सबको काफी इजीली अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। जैसे कि जो ये चीज होता है क्लोजर टू हार्डवेयर के क्लोज होती है, ठीक है। यानी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है मेमोरी CPU की, ठीक है। कि भाई जैसे कि मूव ए कॉमा 10, तो ये बता रहा है कि जो 10 वाली जो मेमोरी है ना वो ए वाली मेमोरी के अंदर डाल दो, ठीक है, मूव कर दो, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ना लो लेवल लैंग्वेज, वो मेमोरी CPU जो हार्डवेयर सिस्टम जो होते हैं उसको काफी इजीली अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, और उसके काफी क्लोज होता है। इसलिए मैंने आपको बोला ना कि मशीन के करीब वाली लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज ज्यादातर मेमोरी मतलब हार्डवेयर वगैरह का जो पार्ट होता है ना, हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर यानी कि मशीन जो होता है उसके ऊपर ज्यादा वर्क करता है, ठीक है, उसके लिए काफी एफिशिएंट है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है ना कि ह्यूमन के लिए काफी एफिशिएंट है। कोई भी अगर बेसिक सॉफ्टवेयर टास्क परफॉर्म करवाने के, कोई चीज का एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, सब्सट्रैक्शन करवाना है, या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परफॉर्म करवाना है, या फिर कोई भी फंक्शन को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, प्रिंट करवाना है, तो वो सारी जो चीज होती है ना वो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब आती है मिडिल लेवल लैंग्वेज, यानी क्या, तो मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है हाई लेवल और लो लेवल के बीच वाली लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के बीच वाली लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जो सी जो है हमारी, ठीक है, वो इस कैटेगरी में आती है, ठीक है। दैट इज सी लैंग्वेज इज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज। कैसे, तो ये लो लेवल और हाई लेवल के बीच वाली लैंग्वेज होती है, ठीक है। लो लेवल का मतलब कैसे, कि ये मेमोरी CPU वगैरह जो है, ठीक है, उसके काफी उसका अंडरस्टैंडिंग इसका ज्यादा है, उसका अंडरस्टैंडिंग भी उसका अच्छा है, ठीक है। कैसे अच्छा है, क्योंकि ये हार्डवेयर के ऊपर भी वर्क होती है। मैंने अभी आपको बताया ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम में, माइक्रोवेव में, देन कार में, ठीक है, ये लैंग्वेज बहुत यूजफुल होती है। देन एक और चीज कि इसमें भी मेमोरी एलोकेशन यूज होता है, लाइक पॉइंटर करके एक टॉपिक आता है जिसमें हम क्या करते हैं, मेमोरी को एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन में हम चेंज करते हैं, ठीक है। यानी कि ये मेमोरी का भी इसमें काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंदर, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर, बिकॉज सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। और साथ ही साथ ये जो होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज भी होता है, क्यों? यानी कि यहाँ पर हम जो बेसिक एक तो हमें इंग्लिश लाइक सिंटेक्स मिल जाता है, ठीक है, जो ह्यूमन काफी जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड ये बेसिक जो फंक्शन होते हैं उसको भी परफॉर्म करने में काफी यूजफुल होता है, जैसे कि प्रिंट एफ है, ठीक है, देन स्कैन एफ है, ठीक है। ये जो भी चीज है ऐसे सारे फंक्शंस भी इसके अंदर होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे
प्रिंट एफ, स्कैन एफ जैसे जो फंक्शंस होते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होते हैं, वो फंक्शन को भी ये होल्ड करता है, और मेमोरी हार्डवेयर का भी इसको काफी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होता है। पॉइंटर करके एक कंसेप्ट आएगा फ्यूचर में आगे सी प्रोग्रामिंग सीरीज के अंदर, इसमें आपको अच्छे से पता चलेगा कि एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन में हम एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हार्डवेयर से भी ये अटैच्ड है सी लैंग्वेज, और साथ ही साथ ये हमारे से यानी कि ह्यूमन के भी करीब वाली लैंग्वेज है, यानी कि यहाँ पर हमें बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ जैसी लाइब्रेरीज इसके अंदर इनबिल्ट होती है। सो अगर कोई पूछे कि सी लैंग्वेज कौन सी कैटेगरी में आता है, तो सी लैंग्वेज इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है, दैट इज लिनक्स, विंडोज कोर, ठीक है। देन कंपाइलर्स के अंदर भी ये यूज होता है, और एम्बेडेड डिवाइस जैसे कि आईओटी, माइक्रो कंट्रोलर्स यानी कि छोटे छोटे कंप्यूटर्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोवेव, उन सब में जैसे कि अगर मॉडर्न व्हीकल के बारे में बात करें, तो एक कार के अंदर 70 से लेके, मॉडर्न कार के अंदर 75 से लेके 100 जितने माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। तो वो जितने भी माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, जैसे कि उसमें से एयरबैग आ गया, म्यूजिक सिस्टम आ गया, एंटरटेनमेंट वाले सिस्टम आ गई, ये सारी जो चीजें होती है ना, ये जितनी भी माइक्रो कंट्रोलर्स जो होते हैं कार के, मॉडर्न कार के अंदर, ये सारी की सारी सी लैंग्वेज से कोड की जाती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी एयरबैग्स का आपका एग्जांपल समझाया, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में iOS आ गया, ठीक है। देन एंड्रॉइड आ गया अपना, लिनक्स आ गया, विंडोज आ गया, जितनी भी होती है ना उसके, ये सारी सी लैंग्वेज बिल्ड करता है, ठीक है। यानी कि सी लैंग्वेज से कोड की जाती है, इसका भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। देन कंपाइलर्स के अंदर ये यूज होता है। एम्बेडेड सिस्टम जैसे आईओटी, माइक्रो कंट्रोलर जैसे माइक्रोवेव हो गया, ठीक है, उसके अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, कार के अंदर माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, ये सारी जो चीज होती है वो सी लैंग्वेज से कोड की जाती है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर यानी कि कैसा हमारा, जैसे एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर हेड होता है, फिर नीचे लेग और वो सब होता है, ठीक है। तो वैसे ही सी प्रोग्राम का अपना एक खुद का एक स्ट्रक्चर होता है, कि सी लैंग्वेज का भी एक स्ट्रक्चर होता है, कि ये पहले क्या होता है, हेडर फाइल होती है, देन क्या होता है, देन क्या होता है, ये सारी चीज, ठीक है। तो जो सी प्रोग्राम जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो एवरी सी प्रोग्राम फॉलोज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, यानी कि जितने भी सी प्रोग्राम होते हैं उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सेक्शंस होते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, देन प्री प्रोसेसर सेक्शन, देन ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, एंड मेन फंक्शन, डिक्लेरेशन सेक्शन एंड एग्जीक्यूशन सेक्शन। टेंशन मत कीजिए, इसको हम इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है वो होता है अपना डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन को हम कमेंट सेक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन भी बोलते हैं। कमेंट सेक्शन का मतलब क्या होता है कि दैट इज, नीचे लिखता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन या फिर कमेंट सेक्शन का मतलब होता है, ये एक ऐसा टाइप का सेक्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, ये स्लैश का यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे स्लैश का यूज करते हैं, और इसके अंदर हम जो कोड करने जा रहे हैं उसके बारे में कमेंट लिखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि मैं प्रिंट करवा रहा हूँ a+b, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करवा रहा हूँ, तो दो इंटीजर्स का सम करवा रहा हूँ, तो हम ये कमेंट पास कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई और हमारा कोड चेक कर रहा है तो उसको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि ये वाला जो सेक्शन है उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। यानी कि उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसका कमेंट हमको लिखना है, ठीक है। तो हम कमेंट के अंदर क्या करेंगे, तो कमेंट के अंदर लिखेंगे एडिंग टू नंबर्स, ठीक है। तो अगर कोई और हमारा कोड पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो कमेंट की हेल्प से उसको पता चल सकता है इजीली कि यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो कोडिंग का जो पार्ट है उसके अंदर क्या हो रहा है, तो एडिंग ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स को ऐड किया जाता है। ये
कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता, ठीक है, ये कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूज करते हैं। अगर कल को उठकर फ्यूचर में काफी लंबी लाइन ऑफ कोड्स का आपको यूज करना है, जिसमें 50 60 70 100 200 लाइन ऑफ कोड्स जब होगा, तब आपको सारे सेक्शन के बारे में पता नहीं होगा, तब आप क्या करोगे, कमेंट लिख दोगे उसके ऊपर कि भाई ये वाले सेक्शन के अंदर हमने ये वाली चीज की है, दैट इज एडिंग ऑफ टू नंबर्स की है, देन हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने पहले प्लस करवाया, देन हमने ए माइनस बी करवाया, देन ए मल्टीप्लाई बाय बी, देन डिवीजन, ठीक है, ये सारे परफॉर्म हम लोगों ने करवाए। अब सपोज कीजिए ये काफी लंबा कोड बन गया, ठीक है, तो आप इतना लंबा कोड अगर किसी और को दिखाओगे या आप फ्यूचर में आपके कोड को रिव्यू करोगे, तो आपके लिए विदाउट कमेंट्स ये समझना टफ हो जाएगा कि ये वाले सेक्शन में क्या किया है, ये वाले सेक्शन में क्या परफॉर्म किया है, ये वाले सेक्शन में क्या परफॉर्म किया है। आपको टाइम लगेगा, अंडरस्टैंड तो आप कर लोगे, बट आपको टाइम लगेगा और किसी और पर्सन को भी टाइम लगेगा समझने के लिए कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में क्या क्या चीज परफॉर्म की है। तो हम क्या करेंगे, तब हम कमेंट का यूज करेंगे, लाइक ऐसे कमेंट्स स्लैश डालकर हम कमेंट्स लिख देंगे कि भाई यहाँ पर एडिशन परफॉर्म किया है, ठीक है, देन यहाँ पर सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किया है, देन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया है, और यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आप खुद का जब प्रोग्राम फ्यूचर में रिव्यू करोगे, टैली करोगे, या फिर कोई और पर्सन देखेगा आपके कोड को, तो वो इजीली कमेंट की हेल्प से समझ जाएगा कि अच्छा ये वाले सेक्शन में एडिशन परफॉर्म किया है, ये वाले सेक्शन में सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किया है, ये वाले सेक्शन में मल्टीप्लिकेशन, ये वाले सेक्शन में डिवीजन परफॉर्म किया है, ठीक है। ये एक बेसिक एग्जांपल होता है कि क्यों कमेंट सेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन, कमेंट पास करना, ठीक है, इसको कहते हैं कमेंट सेक्शन या फिर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ये सिर्फ ह्यूमन के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ये लिखना कंपलसरी नहीं होता, यानी कि इससे एरर आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, या प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, ये इससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो कंप्यूटर जो होता है, ये कंप्यूटर के लिए नॉन रीडेबल होता है, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन होता है वो कंप्यूटर के लिए नॉन रीडेबल होता है, यानी कंप्यूटर उसको रीड नहीं कर सकता, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन इज, तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, कमेंट्स अबाउट प्रोग्राम, यानी कि जो प्रोग्राम हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में कमेंट लिखना, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज कमेंट सेक्शन, ठीक है, इसको इसलिए भी हम कमेंट सेक्शन बोलते हैं, यानी कि कमेंट्स अबाउट प्रोग्राम के बारे में कमेंट करना। प्री प्रोसेसर सेक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज आपको नहीं बोलनी। प्री प्रोसेसर सेक्शन का मतलब क्या होता है, तो प्री प्रोसेसर सेक्शन, अब एज द नेम सजेस्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है, यानी कि प्रोसेस के पहले, प्रोसेस यानी क्या, हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं ना उसके पहले ये वाला सेक्शन आएगा, यानी कि हर सी लैंग्वेज के अंदर अगर ये सेक्शन मिस कर दोगे तो एरर आएगा, ठीक है, ये सेक्शन मिस कर दोगे तो एरर आएगा। ये वाला जो सेक्शन होता है प्री प्रोसेसर सेक्शन, यानी कि प्री प्रोसेसर के पहले, प्री यानी कि पहले लिखने वाला सेक्शन, प्री प्रोसेसर सेक्शन अगर आपने स्किप कर दिया तो एरर आएगा। ये हर एक सी लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम हम जो मेन हमारा जो प्रोग्राम जो हमको एग्जीक्यूट करवाना है उसके लिखने से पहले हम ये जो प्री प्रोसेसर सेक्शन होता है उसको लिखते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या आता है, तो उसके अंदर आता है हैशटैग इंक्लूड ब्रैकेट्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, दैट इज stdio.h, ठीक है। तो ये जो चीज है वो आपको हर एक सी प्रोग्राम के अंदर आपको लिखना है। अगर आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, सी लैंग्वेज के हेल्प से आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो तब तक नहीं होगा जब तक आप ये प्री प्रोसेसर सेक्शन को नहीं लिखोगे, ठीक है, वो तब तक चीज नहीं होगी, ये चीज लिखना मस्ट है, ठीक है, अदरवाइज एरर आएगा। ये इसका मतलब क्या होता है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो सी लैंग्वेज है वो मिडल लेवल लैंग्वेज है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में हाई लेवल लैंग्वेज है ये भी, ठीक है। कैसे, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश लाइक सिंटैक्स होता है जो बहुत आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो,
इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन में भी होता है कि stdio का मतलब क्या होता है, डॉट एच का मतलब क्या होता है, हैशटैग इंक्लूड क्यों लिखते हैं, ये सारी चीज। और ये प्री प्रोसेसर सेक्शन लिखना है, ये तो हमको पता है कि ये लिखने के अलावा अगर ये हम चीज नहीं मेंशन करेंगे तो एरर आएगा। बट क्यों एरर आएगा, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों क्यों एरर आता है, क्योंकि पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हैशटैग इंक्लूड stdio.h ब्रैकेट्स के अंदर प्री प्रोसेसर सेक्शन, इसका मतलब क्या होता है। इंक्लूड का मतलब होता है इंक्लूड करना, हमारे प्रोग्राम के अंदर उस चीज को इंक्लूड करना, उस चीज को डालना। ठीक है, stdio डॉट एच का मतलब क्या होता है, std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, और डॉट एच का मतलब होता है हेडर फाइल। कौन सी फाइल, हेडर फाइल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जैसे लाइब्रेरीज होते हैं, जैसे कि प्रिंट एफ, ठीक है, स्कैन एफ जैसी जो लाइब्रेरीज जो होती है उसको इंक्लूड कीजिए, उसको क्या कीजिए, इंक्लूड कर दीजिए। डॉट एच क्यों, क्योंकि ये हेडर फाइल होता है, हेड पोर्शन में आता है। ठीक है, ये हेडर फाइल है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के जो लाइब्रेरीज होते हैं जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ एक्सेट्रा, जो लाइब्रेरीज होते हैं उसको इंक्लूड करना है। तब जाके क्या होगा कि अगर आप ये चीज नहीं लिखोगे तो आपको प्रिंट एफ, स्कैन एफ जैसे जो फंक्शन हो गए उसको आपको प्रोग्राम के अंदर कॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, जो आपके लिए काफी लंबी चीज हो सकती है, काफी हेक्टिक हो सकता है, और आपका जो कोड होगा, जो इजी सिंपल कोड होगा वो काफी लंबा बनेगा। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम कि आप रेस्टोरेंट जब जाते हो, आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, तो आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप वेटर को बोलते हो कि जाओ जाके मेरे लिए पनीर की सब्जी लेकर आओ। ठीक है, पनीर की सब्जी लेकर आओ। ठीक है, अब ये जो वेटर होता है ना, ये क्या होता है, ये जाके बोलेगा किचन में, जाके शेफ को बोलेगा कि पनीर की सब्जी बना और आपको दो। जैसे कि इजीली मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि रेस्टोरेंट में, जैसे कि मैं हूँ मी, ठीक है, मैंने वेटर को बोला कि मुझे पनीर की सब्जी चाहिए, पनीर की सब्जी चाहिए, पनीर चाहिए। ठीक है, वेटर ने ये जो सेम मैसेज है वो दिया किसको, शेफ को, किचन में जाकर। ठीक है, शेफ ने वो खाना बना के इसको दे दिया वेटर को, यानी कि शेफ ने पनीर की सब्जी बनाई और वेटर को दे दिया, वेटर ने वही पनीर की सब्जी मुझे दे दी। ठीक है, मैंने खाया और मैं खुश हो गया। ठीक है, दैट मीन्स क्या कि यहाँ पर मैं खुद किचन में जाके तो पनीर की सब्जी नहीं बना रहा, मैंने वेटर को बोला, वेटर भी नहीं बना रहा, बना रहा कौन है, शेफ बना रहा है। तो सिमिलरली जो ये है, ये मैं जो हूँ, मैं एक कोड हूँ, मैं एक पूरा प्रोग्राम हूँ। ठीक है, वेटर जो है, वेटर क्या है, तो वेटर यहाँ पर हैशटैग इंक्लूड stdio.h है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h है। ये प्री प्रोसेसर सेक्शन है, वेटर जो है वो प्री प्रोसेसर सेक्शन है। वो क्या बोल रहा है, वो जाके सी प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज होती है ना, उसको जाके बोलता है कि भाई इसको, मतलब मुझे, यानी कि कोड को क्या चाहिए, कोड को सारी लाइब्रेरीज चाहिए, प्रिंट एफ की चाहिए, स्कैन एफ की चाहिए, इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की जितनी भी लाइब्रेरीज है वो कोड को चाहिए। तो ये क्या करेगा, जो वेटर यानी कि हैशटैग इंक्लूड stdio.h है, वो जैसे ही मैं लिखूंगा ये क्या करेगा, जाके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी, जो जाके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होगा, ठीक है, उसके जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ जैसे जितने भी इंपोर्टेंट इनपुट आउटपुट के जो फंक्शंस हो गए उसको लेगा और कोड के अंदर अप्लाई करेगा। यानी कि आगे जाके मैं जब भी प्रिंट एफ लिखूंगा तो मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपना काम समझ लेगा कि प्रिंट एफ यानी कि ये करना है, स्कैन एफ यानी कि ये चीज करनी है। ठीक है, एक्सेट्रा चीज। तो ये चीज हो जाती है अपने प्री प्रोसेसर सेक्शन, यानी कि प्री प्रोसेसर सेक्शन जो होता है ये कंप्यूटर रीडेबल सेक्शन होता है, ये कंप्यूटर रीड कर सकता है। और इसमें आता है हैशटैग इंक्लूड stdio.h यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ठीक है, और इंक्लूड यानी कि उस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन को इंक्लूड कीजिए इसके प्रोग्राम के अंदर, इंक्लूड कीजिए। क्यों इंक्लूड कीजिए, क्योंकि इसको यूज करना है बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस को। नाउ अब जो आता है ये है हमारा प्री प्रोसेसर सेक्शन खत्म होता है।
अब आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन का मतलब क्या होता है? तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन का मतलब होता है कि ग्लोबली डिक्लेयर करना, ठीक है। ग्लोबल डिक्लेरेशन यानी कि ग्लोबली डिक्लेयर करना, इसका मतलब क्या होता है? ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन हम क्या डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल। हम जब भी डिक्लेरेशन बढ़ाते हैं हम क्या डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल्स। ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? क्या डिक्लेयर करेंगे? ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर जहां पर हम करते हैं उस सेक्शन को बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, ठीक है। ये सेक्शन में क्या होता है कि ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? तो ग्लोबल, ग्लोबल यानी कि पूरा चीज, ठीक है। तो पूरे कोड में कोई भी एक कॉमन वेरिएबल है जो पूरे कोड में हम आगे यूज करेंगे, तो उसको हम ग्लोबल ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर उसको क्या कर देंगे? डिफाइन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो इंट ग्लोबल वेरिएबल इक्वल्स 100। क्यों? क्योंकि ये पूरे कोड के अंदर हम यूज कर रहे हैं। ये जब इंट मेन फंक्शन जो है यानी कि क्लास के अंदर अगर नहीं भी होगा, अगर बाहर भी होगा, फिर भी ये परफॉर्म होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल। ये आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा, आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा जब मैं इंट मेन जो फंक्शन होता है उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन जो होता है वो उसके अंदर, ये सेक्शन के अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। ऐसे वेरिएबल यानी कि ग्लोबल वेरिएबल यानी कि एक ऐसे टाइप के वेरिएबल जो पूरे कोड के अंदर हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा कॉमन वेरिएबल है जिसको हमको पूरे कोड में यूज करना है, तो हम क्या करेंगे? उसको उसको बार बार डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के अंदर उसको कॉल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? पहले ही उसको कॉल कर लेंगे, उसको पहले ही डिफाइन कर लेंगे, सॉरी, उसको पहले ही डिफाइन कर लेंगे, यानी कि इंट ग्लोबल वेरिएबल इक्वल्स 100। क्यों? क्योंकि वो हमको पूरे कोड में ही यूज करना है बार बार। तो ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में उसको डिफाइन करते हैं। अब आता है कि मेन फंक्शन। मेन फंक्शन यानी क्या? देखो, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन यानी कि ग्लोबल वेरिएबल्स कांस्टेंट को डिक्लेयर करने वाला सेक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन यानी कि क्या? मेन फंक्शन यानी कि एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। इसको भी इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। मेन, मेन एक ऐसा फंक्शन होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो भी चीज आती है, जो भी कोड होता है, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, यानी कि कंप्यूटर को जैसे ही हमने कोड दिया, तो मेन फंक्शन के अंदर जो भी चीज, जो भी प्रोग्राम्स हमने लिखे हैं ना, वो सारे प्रोग्राम्स कंप्यूटर पहले ही एग्जीक्यूट कर लेगा, पढ़ के डिकोड करके एग्जीक्यूट कर लेगा। तो मेन फंक्शन के अंदर जो भी चीज होती है ना, यानी कि मेन फंक्शन हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मेन फंक्शन है वो हमारा कोड का हीरो है, ठीक है। क्योंकि हीरो का मतलब क्या होता है कि अगर उसकी एंट्री नहीं होगी तब तक मूवी स्टार्ट ही नहीं होगी, ठीक है। एग्जैक्टली लाइक मेन फंक्शन, अगर जब तक हम मेन फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, हमारा जो कोड होगा वो परफॉर्म होगा ही नहीं, हमारा कोड जो होगा वो परफॉर्म होगा ही नहीं, ठीक है। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोड है, ठीक है, कोई भी हमारे पास कोड है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? इंट मेन, फिर यानी कि मेन फंक्शन के अंदर जो भी प्रोग्राम अगर मैं लिखूं कि भाई a इक्वल्स 10, b इक्वल्स 10, प्रिंट एफ a प्लस बी इज, या फिर इक्वल्स इक्वल्स कॉमा a प्लस बी, ठीक है। सपोज कीजिए ऐसा कुछ मैंने लिखा है, ठीक है। तो अगर ये इंट मेन मैं ना लिखूं और इसको मैं इंट मेन के बाहर लिखूं, तो ये कॉल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी फंक्शन को, कोई भी कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें उसको मेन फंक्शन के अंदर लिखना है, मेन फंक्शन के अंदर उसको मेंशन करना है, कॉल करना है। क्यों? क्योंकि जो मेन फंक्शन जो होता है, एज नेम सजेस्ट मेन, वो फंक्शन मेन है, उसके अंदर जो भी प्रोग्राम मैंने परफॉर्म किए, जो भी मैंने प्रोग्राम लिखे, ये पहले एग्जीक्यूट हो गए। ये क्या हो गए? एग्जीक्यूट हो गए, यानी कि कंप्यूटर जो होगा वो इनको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यानी कि वो समझेगा कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10 है, प्रिंट क्या चाहिए कि भाई ए प्लस बी इक्वल्स, और क्या क्या मुझे प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पर परसेंटेज दिया है। ये तो आगे जाके हम देखेंगे इसको डीपली।
तो प्रिंट एफ ए प्लस बी इक्वल्स दिस, ए प्लस बी यानी कि 10 + 10 = 20, तो मुझे 20 प्रिंट करना है। वो क्या प्रिंट करके देगा कि ए प्लस बी इक्वल्स 20। ठीक है, ये एक बेसिक एग्जांपल लिया है मैंने। ठीक है, सो इसका मतलब है कि इंट मेन के अंदर जो भी चीज मैं लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, वही चीज एग्जीक्यूट होगी। अब इसका मतलब होता है कि इंट क्यों लिखना है। आप पूछोगे कि इंट हमको क्यों लिखना है, वाई हमको इंट क्यों लिखना है। तो कोई भी जो फंक्शन होता है, मेन एक्चुअली क्या है, तो मेन एक टाइप का फंक्शन है। ये जो मेन है ये क्या है, एक टाइप का फंक्शन है। ठीक है, अब आपको इतना पता है कि जो भी फंक्शन होता है उसका कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होता है, उसका रिटर्न टाइप होता है। यानी कि अगर मैंने फंक्शन को, मेन फंक्शन को कॉल किया तो वो कुछ रिटर्न टाइप देगा। यानी कि इंट, इंट का मतलब होता है इंटीजर, तो उसका जो रिटर्न टाइप होता है वो इंटीजर होता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इंट मेन, तो इंट क्यों लिखना है हमको, इंट क्यों लिखना है। ठीक है, ये भी एक इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं कि भाई आप जब मेन फंक्शन को कॉल करते हो सी लैंग्वेज के अंदर, आप जब मेन फंक्शन को कॉल करते हो तो आप इंट क्यों लिखते हो। तो इंट इसलिए लिखते हैं क्योंकि मेन एक फंक्शन है, ये जो है, ये जो चीज है वो एक फंक्शन है, और फंक्शन का अपना कुछ रिटर्न टाइप होता है कि वो वैल्यूज को रिटर्न करेगा। तो ये हमने, ये और भी एक चीज होती है कि हम एंड में ऐसा लिखते हैं, रिटर्न 0। सी प्रोग्राम के अंदर हम ऐसी चीज लिखते हैं कि जैसे कि एक पूरा मैं प्रोग्राम लेता हूँ कि प्रिंट एफ ए बी सी, ठीक है, और रिटर्न 0। ठीक है, तो इंट में कर्ली ब्रैकेट्स प्रिंट एफ ए बी सी सेमीकोलन रिटर्न 0 सेमीकोलन। तो इंट क्या होता है और ये रिटर्न 0 क्या होता है। रिटर्न 0 और इंट का कुछ अपना लेना देना होता है। कैसे, मेन जो है वो एक फंक्शन है, वो फंक्शन का काम क्या होता है कि मेरे अंदर जो भी प्रोग्राम आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट कराऊंगा मैं। वो क्या कराऊंगा, एग्जीक्यूट कराऊंगा, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब कंप्यूटर को, मतलब हमको कैसे पता चलेगा भाई एरर कब देना है, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि एरर कब देना है और एरर कब नहीं देना। ठीक है, तो उसको इससे पता चलेगा, रिटर्न 0। रिटर्न 0 का मतलब होता है कि अगर ये वाला जो कोड है वो करेक्ट है, ठीक है, और कोई भी टाइप का एरर नहीं है तो रिटर्न 0 कर दो। अब कंप्यूटर को जैसे ही 0 की वैल्यू मिलेगी तो वो क्या समझ लेगा कि कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, यानी कि जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, अगर उसको 0 के अलावा कोई और वैल्यू मिले, 1 2 3 ऐसा कुछ भी वैल्यू अगर उसको मिलती है तो वो क्या शो करेगा, भाई एरर है, एरर है। अब 0 1 2 ये सारी चीज क्या है, ये इंटीजर वैल्यू होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इंट लेते हैं। क्योंकि मेन फंक्शन, कोई मेन फंक्शन जो चीज रिटर्न करता है, उसका जो भी डेटा रिटर्न करता है उसका जो टाइप होता है वो इंटीजर होता है। दैट इज वाई हम इंट मेन लिखते हैं। तो इसका पूरे का मतलब क्या होता है कि इंट मेन प्रिंट एफ ए बी सी रिटर्न 0 सेमीकोलन सेमीकोलन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि भाई मुझे मेन फंक्शन के अंदर ये जो चीज है प्रिंट एफ ए बी सी, उसको कंप्यूटर देखेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अब कंप्यूटर को अगर वैल्यू आती है 0, रिटर्न 0, ये एग्जीक्यूट करने के बाद अच्छे से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के बाद ये रिटर्न 0 लिखा है। अब जैसे ही 0 आएगा कंप्यूटर क्या समझेगा कि भाई कोड सक्सेसफुली रन हुआ है, तो वो लिख देगा कि कोड सक्सेसफुली रन, और फिर हमको ये वैल्यू दे देगा ए बी सी। ठीक है, प्रिंट कर देगा। बट अगर यहाँ पर कुछ गलती आती है, हमारे कोड के अंदर अगर कुछ चीज गलत हो जाती है या हमने कोड को गलत लिखा है और हमने लिखा है रिटर्न 0, कब रिटर्न 0, जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कोड गलत होगा तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो 0 रिटर्न नहीं होगा, कोई और वैल्यू रिटर्न होगी। अगर कोई और 0 के अलावा कोई और वैल्यू रिटर्न होगी तो कंप्यूटर क्या समझ लेगा, एरर है, तो वो क्या दे देगा अपने को, एरर, वो हमको दे देगा कि भाई एरर आया है। ठीक है, तो इसलिए इंट लिखना जरूरी होता है। तो ये जो इंट मेन फंक्शन जो होता है वो हमारा एक सेक्शन होता है जिसके अंदर हम जो भी चीज लिखते हैं वो चीज एग्जीक्यूट होती है। यानी हमारा जो भी प्रोग्राम होगा सी लैंग्वेज के अंदर, हमारा जो भी प्रोग्राम होगा वो हम मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अदरवाइज वो रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेन फंक्शन। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन सेक्शन, डिक्लेरेशन सेक्शन का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना। ये मेन फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल जो होते हैं, मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर हम जो भी वेरिएबल्स को लिखते हैं
वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन सेक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है, यानी कि जैसे कि इंट मेन के अंदर मैंने लिखा कि a इक्वल्स 10, b इक्वल्स 15। ठीक है, तो ये जो a इक्वल्स 10, b इक्वल्स 15 है, इंट मेन के अंदर जो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए तो उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन सेक्शन। इस सेक्शन को बोलते हैं डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है, ग्लोबल डिक्लेरेशन और इसमें क्या होता है, तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन जो होता है वो मेन सेक्शन के ऊपर होता है, बाहर होता है। यानी कि ग्लोबल वेरिएबल को हम पहले ही जब डिक्लेयर कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, तो वो पूरे फंक्शन में हम उसको कॉल कर सकते हैं, उसको पूरे फंक्शन में यूज कर सकते हैं। बट अगर मैंने वेरिएबल को अगर यहाँ पर ही मैंने कॉल किया है और उसके बाद मैं अगर कुछ परफॉर्म करूंगा तो ये वेरिएबल्स नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि इसके बाद मैं अगर मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, एकदम इजी आपको देता हूं मैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने पहले लिखा यहाँ पर हैशटैग इंक्लूड, फिर stdio.h, ये हमारा क्या हो गया? प्री प्रोसेसर सेक्शन हो गया। ठीक है, देन यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि इंट, मतलब हमको इंटीजर में एक ग्लोबल वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे दैट इज इंट, यानी इंटीजर ग्लोबल वेर का मतलब होता है वेरिएबल, शॉर्ट फॉर्म है उसका 100, मान लीजिए 100 है और सेमीकोलन। अब हमने मेन फंक्शन को कॉल किया इंट मेन, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने लिखा इंट a, दैट इज इंटीजर a की वैल्यू होती है 10, इंटीजर b की वैल्यू मान लो हमारी है 15, सेमीकोलन 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 यूज करना। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर मुझे प्रिंट करवाना है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, मान लीजिए ग्लोबल वेरिएबल इक्वल्स परसेंटेज d इक्वल्स परसेंटेज d, किसका परसेंटेज d? तो इंट ग्लोबल वेर का। ठीक है, और यहाँ पर सेम ही चीज मैंने लिखी है किसके लिए? a के लिए, a इक्वल्स परसेंटेज d और परसेंटेज d और यहाँ पर मैंने लिख दिया a। ठीक है, अब मैंने कर दिया यहाँ पर लिख दिया मैंने रिटर्न 0, रिटर्न 0। अब सपोज कीजिए मैंने ये चीज है, ये चीज मैंने लिखी मेन फंक्शन के अंदर, मैंने ग्लोबल वेरिएबल को मुझे मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाना है। क्या वो प्रिंट होगा? ऑब्वियसली होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। ये क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है। ये पूरे कोड के अंदर ही हम इसको कॉल कर सकते हैं, इसको इसका यूज कर सकते हैं, इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं पूरे कोड के अंदर, कहीं पर भी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर भी हमने ग्लोबल वेरिएबल इक्वल्स, तो ये प्रिंट करेगा कि हाँ भाई ग्लोबल वेरिएबल इक्वल्स 100। ठीक है, क्या ये प्रिंट करेगा? ऑब्वियसली करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने मेन फंक्शन के अंदर, मैंने डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर एक मैंने लोकल वेरिएबल, इनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, एक क्लास के अंदर, मेन वाला जो क्लास है उसके अंदर मैं जो भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ जो ग्लोबली नहीं होगा। ठीक है, यानी कि मेन, ये ब्रैकेट से लेके ये ब्रैकेट का जो क्लास है उसके अंदर मैंने ये वेरिएबल्स को, जिनको भी मैं डिक्लेयर करूंगा, कोई भी वेरिएबल को मैं डिक्लेयर करूंगा, उनको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। इसके बाद अगर मैं पूरे प्रोग्राम के अंदर मैंने कोई ग्लोबल कोई वेरिएबल को मैंने पूरे प्रोग्राम के लिए मैंने डिफाइन किया तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, यानी कि ये लोकल वेरिएबल है। ये वाला जो मैंने इसके अंदर लिखे थे ये प्रिंट होगा। क्यों ये प्रिंट होगा? ए वाला जो है ए इक्वल्स 10, तो ये चीज क्यों प्रिंट होगी? ये इसलिए प्रिंट होगी क्योंकि ये मैंने मेन फंक्शन के अंदर लिखा है। अगर यही सेम चीज मैं, ये जो दो चीज है वो मैं ये मेन फंक्शन के बाहर अगर मैं लिखूंगी भी प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करवाना है? तो ग्लोबल वेरिएबल मुझे प्रिंट करवाना है। और प्रिंट एफ क्या मुझे प्रिंट करवाना है? ए प्रिंट करवाना है। ये मतलब सिंटैक्स गलत है बट ये मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन करने के लिए मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, कि अगर मुझे ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट एफ करवाना है, प्रिंट करवाना है और ए को प्रिंट करवाना है, तो क्या ग्लोबल वेरिएबल होगा? यस होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो ग्लोबल वेरिएबल जो है वो पूरे कोड में हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बट क्या ए होगा? ए प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर आ जाएगा एरर।
ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा एरर, क्यों? क्योंकि ये इस क्लास से लेके इसका ही है, इसके बीच में ही हो सकता है, दैट इज वाई इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। एकदम सिंपल एग्जांपल है कि आपकी स्कूल है, ठीक है, उसके अंदर जो नोटिस बोर्ड जो होता है, नोटिस बोर्ड जो होता है वो कौन पढ़ सकता है? पूरी स्कूल पढ़ सकती है, पूरे स्कूल के जितनी भी स्टूडेंट्स टीचर्स आ रहे हैं वो सारे पढ़ सकते हैं। ये अपना जो होता है वो होता है ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और स्कूल में जो एक क्लास बोर्ड जो होता है, जो पर्टिकुलर एक क्लास में है, वो कौन पढ़ सकता है? पूरी स्कूल नहीं, उस क्लास के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, उस क्लास के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। तो ये जो चीज होती है, जो पूरे ये जो बोर्ड बोर्ड जो है, ठीक है, जो नोटिस बोर्ड है और ये जो क्लास का जो क्लासरूम का जो बोर्ड है, ठीक है, तो ये जो बोर्ड होता है जो क्लास के सिर्फ बच्चे, वही क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, उनको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल, उनको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। यानी लोकल वेरिएबल उसके क्लास के अंदर ही हम उसको यूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट जैसे ही इंट मेन वाला जो क्लास है उसमें से अगर मैं निकल जाऊँ बाहर, ठीक है, उसके क्लास में से मैं बाहर निकल जाऊँ, तो वही जो सेम वेरिएबल जो हमने उस क्लास के अंदर डिफाइन किया था लोकल वेरिएबल, उसको अगर मैं बाहर उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा वो नहीं होगा, उसको एग्जीक्यूट करूंगा वो नहीं होगा, उसके साथ कुछ मैं उसका यूज करूंगा वो चीज नहीं होगी। बट ग्लोबल वेरिएबल क्लास के अंदर क्लास के बाहर सब जगह ही एग्जीक्यूट होगा, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म भी हो सकते हैं, उसके ऊपर सब चीज हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है अपनी डिक्लेरेशन सेक्शन। डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर हम कौन से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं? तो लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, लोकल वेरिएबल को। और ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स को। लास्ट सेक्शन जो होता है वो होता है एग्जीक्यूशन सेक्शन। एग्जीक्यूशन सेक्शन यानी कि हमारे मेन फंक्शन के अंदर जो चीज हम लिखते हैं, इंट मेन, इंट मेन के अंदर जो चीज हम लिखते हैं, जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, ये आता है एग्जीक्यूशन सेक्शन के अंदर। क्यों ये एग्जीक्यूशन सेक्शन के अंदर आते हैं? क्योंकि ये एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। जैसे रिटर्न जीरो, प्रिंट एफ, हम जो भी चीज लिखेंगे ये सारी चीज एग्जीक्यूशन। इंट मेन के अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला कि इंट मेन, मेन फंक्शन के अंदर जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। कंप्यूटर पहले उसको पढ़ता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, तो वो जो भी चीज होती है वो एग्जीक्यूशन सेक्शन में आती है, क्योंकि वो चीज एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। मैंने एंड में एक एग्जांपल दिया, सी, इसके अंदर आपको इजीली पता चल जाएगा। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ये कौन सा सेक्शन है? प्री प्रोसेसर सेक्शन, ठीक है, प्री प्रोसेसर सेक्शन। इंट ग्लोबल वेरिएबल, मतलब इंट ग्लोबल वेर इक्वल्स 100, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है, ठीक है। ये क्या है? ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है, ये है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। अब हम 100 को पूरे कोड में, यानी इंट मेन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, इंट मेन के बाहर भी हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो चीज है, ये देखो हमने कमेंट सेक्शन का यूज किया है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का यूज करके हमने कमेंट पास किया कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन का यूज किया है, ठीक है। अब आता है इंट मेन, ये मेन में आ गया अपना मेन फंक्शन, मेन फंक्शन आ गया। इंट लोकल वेरिएबल, अब लोकल वेरिएबल में हमने क्या किया, 50 दे दिए, तो ये क्या हो जाती है? लोकल डिक्लेरेशन, यानी कि ये लोकल वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया, तो इसको बोलते हैं लोकल डिक्लेरेशन। और देखो यहाँ पर वापस हमने कमेंट का यूज किया, प्रिंट एफ इक्वल्स ग्लोबल, ग्लोबल की वैल्यू हमको प्रिंट करवानी, ग्लोबल वेरिएबल। प्रिंट एफ लोकल, लोकल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, लोकल वेरिएबल। और रिटर्न जीरो। ये सब, ये जो भी है ये एग्जीक्यूशन सेक्शन में आता है, एग्जीक्यूशन सेक्शन में, क्योंकि ये चीज एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। ये सारी चीज नहीं होती है एग्जीक्यूट, ये चीज एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, जो मेन फंक्शन के अंदर लिखी है। और रिटर्न जीरो, जीरो रिटर्न करना है, कि क्यों? क्यों? क्योंकि मेन का कुछ रिटर्न टाइप होता है, वो होता है इंटीजर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि ग्लोबल में ग्लोबल वेरिएबल। अब देखिए इंट मेन के अंदर हमने ग्लोबल वेरिएबल को एग्जीक्यूट किया है, वो होगा ही, देखिए ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल 100 और लोकल 50। तो ये चीज है अपनी आज का जो प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 1 जो है, जिसमें मैंने आपको बताया कि व्हाट इज सी, सी लैंग्वेज क्या होती है, व्हाट इज कोडिंग, कोडिंग क्या होता है। पहले मैंने आपको ये बताया कि कोडिंग हम क्यों करते हैं, कोडिंग होता क्या है। देन सी, सी लैंग्वेज के मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया सी लैंग्वेज के बारे में। देन सी लैंग्वेज के थोड़े फीचर्स बताए मैंने,
ठीक है। सी लैंग्वेज इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की। देन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सी लैंग्वेज का डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं उनको भी मैंने आपको अंडरस्टैंड किया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।